चलिए आज हम लोग बात करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024 में आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के संबंध में जो सूचनाएं दी गई हैं उन पर आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहली सूचना जो है आप लोग देखिएगा, मौद्रिक नीति की 2023-24 की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित, यानी मौद्रिक नीति से संबंधित ये सूचना है। पहले मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ बातें हैं वो आप लोग जान लीजिए। सुनिए इधर, तो मौद्रिक नीति क्यों आरबीआई जारी करती है? ताकि मुद्रा, सिंपल लैंग्वेज में करेंसी के फ्लो को, मार्केट में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल किया जाए। अगर करेंसी का फ्लो प्रवाह बढ़ा दिया जाता है तो मुद्रास्फीति क्या होती है? बढ़ जाती है। और करेंसी के फ्लो को अगर खींच लिया जाए तो मुद्रास्फीति कम होगी। लेकिन मुद्रास्फीति कम तो होगी, लेकिन हो सकता है कि कारोबार भी कम पड़ जाए, मंदी आ जाए। तो आरबीआई कंट्रोल करने का प्रयास करती है क्या? कि ना तो महंगाई हो और ना मंदी हो। तो किस सीमा तक बैंक रेट्स, जैसे ये बैंक दर सीआरआर, एसएलआर, आरआर, एमएसएफ, एसडीएफ को किस दर पर रखा जाए कि महंगाई भी कंट्रोल में रहे और मंदी भी ना हो। समझ में आ रही बात? ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। क्या होता है मौद्रिक नीति का उद्देश्य? क्या होता है? क्या? महंगाई, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं अर्थशास्त्रीय भाषा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, और जीडीपी पे वृद्धि। ये दो मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, और इसके लिए क्या करती है? बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, ट्रिपल रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को घटाती बढ़ाती है। क्लियर है? तो आरबीआई ने ये मौद्रिक नीति हमारे यहाँ कितने दिनों पर, कितनी अवधि में जारी होती है? 2 माह, द्वैमासिक। मौद्रिक नीति कितने माह पर? द्वैमासिक, यानी वर्ष में कितनी बार? 6 बार। ये छठा है। ये कौन सा है? छठा है। ये हमारे यहाँ क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या होता है? द्वैमासिक, 2 माह पर, यानी वर्ष में कितनी बार? 6 बार। वर्ष में 6 बार। तो इस बार 23-24 के लिए जारी किया, 23-24 के लिए जो मौद्रिक नीति जारी की गई, तो ये छठी बार है। 23-24 वित्तीय वर्ष 23-24 का अंतिम, लिखा हुआ ना, अंतिम और छठी बार। कब जारी किया गया? 8 फरवरी 2024। यानी ये क्या हुआ? 2023-24 का की छठी और अंतिम। अब क्या आ गया? 24-25 हो गया ना, अप्रैल के बाद। आज से शुरू हो गया, 1 अप्रैल, ये आज 2 अप्रैल है, शुरू हो गया। कोई दिक्कत? ये समझे कि नहीं? ये कंसेप्ट समझे कि नहीं? वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति जारी की जाती है? 6 बार, 2-2 महीने पर। कहीं पूछा जाए तो कंफ्यूज कर जाइएगा। क्लियर है? कौन जारी करती है? आरबीआई। और इसके लिए आरबीआई में कौन होता है? आरबीआई में एक मौद्रिक नीति समिति होती है। क्या होती है? मौद्रिक नीति समिति। यही डिसीजन लेती है कि ये सब कितना रहेगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और जीडीपी में बढ़ोतरी। क्लियर है? तो देखिए 8 फरवरी 2024 को, अब बताइए कि अब 24-25 शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 से 24-25 वित्तीय वर्ष शुरू हो गया ना। तो अब पहली मौद्रिक नीति या द्वैमासिक समीक्षा जो है, मौद्रिक नीति समीक्षा कब जारी होगी? अप्रैल में ना, अप्रैल मई के लिए, अप्रैल में जारी होगा। यही कल परसों जारी होगा, नहीं समझे? अप्रैल में जारी होगा, अप्रैल मई के लिए। फिर जून में जारी होगा, जून जुलाई के लिए। फिर अगस्त में जारी होगा, अगस्त सितंबर के लिए। फिर अक्टूबर में जारी होगा, अक्टूबर नवंबर के लिए। फिर दिसंबर में जारी होगा, दिसंबर जनवरी के लिए। और फिर फरवरी में जारी होगा, फरवरी मार्च के लिए। तो ये 23-24 का है ना, फरवरी में जारी हुआ है, 8 फरवरी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? बढ़िया से सुनिएगा, मेरा वीडियो समझ में आ जाएगा। और ये छठी और अंतिम बार है ना। और अप्रैल में जो आएगा, अब क्या होगा? 24-25 के लिए पहली द्वैमासिक समीक्षा आएगी। ठीक है, और जब वो समीक्षा आती है तो बाद के 2 महीने के लिए, पिछला नहीं। पिछला क्या करेगा? वो पिछला तो बीत गया, उसके लिए क्या जारी करेगा? समझ में आई बात? उद्देश्य क्या होता है, समझ गए? तो देखिए बीआर कितना रखा है। अब जब भी एग्जाम दीजिएगा तो उससे ठीक पहले का द्वैमासिक समीक्षा वाला रिपोर्ट का ये सब रख लीजिएगा।
नहीं समझिए, वर्ष में 6 बार है तो 6 बार का रटिएगा। ट्रेंड समझिएगा कि कौन रेट ऐसा है जिसको ज्यादा घटा बढ़ा रही है आरबीआई। ज्यादातर ये ट्रिपल डबल आर और ट्रिपल आर को के साथ छेड़छाड़ करती है, मतलब इसको घटाती बढ़ाती है, और ये मनी को कंट्रोल करने के लिए, मनी पंप को कंट्रोल करने के लिए। तो बीआर कितना है बताइए? 6.75, जोर से बोलो, परसेंट। सीआरआर, सीआरआर, सीआरआर 4.5%। तुम लोग कहाँ हो? ठीक है। एसएलआर, एसएलआर नहीं लिखे हैं। एसएलआर जानते हैं ना, 18%। पहले इसकी न्यूनतम सीमा कम नहीं किया जा सकता था, 25% तक बहुत दिन तक रहा, लेकिन बाद में कहा गया नहीं, न्यूनतम किया जा सकता है 18%। डबल आर, रेपो रेट 6.5, ये बहुत संवेदनशील होता है, समझिए ना, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। एसडीएफ 6.25, एमएसएफ 6.75। एमएसएफ क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पहले ही, काफी पहले, इसलिए हम इस पर विस्तार से नहीं जाएंगे। क्लियर है? मुद्रास्फीति और हमेशा याद रखिए, दर्पण में जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। आरबीआई का यह प्रयास रहता है कि मुद्रास्फीति जो हो वो कितना हो, 4+-2 दिया हुआ है, बोल लेटर में दिया हुआ है 4+-2, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, 2 कम, यानी कितना, रेंज क्या, 2% से 6%। तो आरबीआई ने छठी 23-24 की छठी एवं अंतिम मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति समीक्षा में ये कितना बोला है मुद्रास्फीति, 5% के आसपास, कितना, 5% के आसपास रही है। और जीडीपी, जीडीपी में वृद्धि 24-25 में 7% रहने का अनुमान है। तो ये कंसेप्ट समझ गए ना, कंसेप्ट समझ गए। अब हर एक बार द्वैमासिक समीक्षा प्रस्तुत जब जब होगी, उसके नजदीक में कोई आपका एग्जाम है तो एग्जाम से पहले आप देख लीजिए कि आरबीआई ने मुद्रास्फीति कितना बताया है, जीडीपी में वृद्धि कितना अनुमान लगाया है, और रेट्स कितना है, क्लियर है, कब जारी किया है, डेट। अब इस सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है, पीटी मेन कुछ भी, ठीक है, पीटी और मेन के लिए सारा ये इन्फॉर्मेशन काफी है। मेन में ये सवाल हो सकता है कि मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा के क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या यह अर्थव्यवस्था के संबंध में कारगर रही है, ठीक है, तो ये हो सकता है। क्लियर है? ओके, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है देखिए, चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य ₹25 प्रति क्विंटल में वृद्धि। चीनी सत्र कब से कब शुरू होता है? देखिए, सरकार फसल की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एमएसपी जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन चीनी के लिए क्या जारी करती है? एफआरपी। क्या जारी करती है? ये पढ़ा चुके हैं। फुल फॉर्म क्या है? फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस, ठीक है। ये ऐसा प्राइस है जिससे कम, चीनी मिलों को इससे कम प्राइस किसानों को नहीं देना है गन्ना पर, समझ में आई बात? ये न्यूनतम मूल्य है, जिससे अधिक ही देना है, कम नहीं देना है। किसको? चीनी मिलों को। चीनी मिलों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये गन्ना के किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य है, ठीक है। चीनी मिलें इससे अधिक मूल्यों के भुगतान हेतु स्वतंत्र है, मतलब समझे, जितना वो तय करती है केंद्र सरकार एफआरपी। और कौन कौन जारी करता है, कौन इस संबंध में फैसला लेता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एमएसपी कौन जारी करता है? सीएससीपी, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। लेकिन ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, एफआरपी जारी करती है। एफआरपी क्या है समझ गए ना? न्यूनतम मूल्य है जिससे कम भुगतान नहीं हो सकता। किसको? गन्ना किसानों को। किसके लिए? गन्ना के लिए। नहीं समझे? गन्ना बेचेगा ना किसान, किसको बेचेगा? गन्ना मिल को ही ना। तो सरकार जो तय करती है उससे कम उसको नहीं देना है। क्लियर है? अब देखिए 2023-24 में कितना था, सरकार ने घोषित किया था 2023-24 में, बताइए, 315 है ना, 315 रुपए प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल। इससे कितनी बढ़ोतरी हुई है? 24-25 के लिए कितना? 340, यानी 25 रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है। चीनी के लिए क्या जारी किया जाता है? एफआरपी, एमएसपी नहीं जारी किया जाता, याद रहेगा ना। कौन जारी करती है? सीसीईए, ठीक है। क्या है एफआरपी समझ गए?
23-24 के लिए 315 रुपए था, जिसे 25 रुपया बढ़ाया गया, बढ़ाना तय कितना 340 रुपया। अब चीनी सत्र, यानी ये जो प्राइस सरकार ने घोषित किया है, ये कब से कब तक लागू रहेगा? चीनी सत्र, चीनी सत्र कब से कब तक होता है बताइए? अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चीनी सत्र कब से कब होता है? अक्टूबर से सितंबर। ऐसे हमारा वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल मार्च, उसी तरह ये अक्टूबर सितंबर। क्लियर है? ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। चलिए, तीसरा इंफॉर्मेशन है जो पेज 21 और 22 पर है। अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में ढील। अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में ढील दी गई है, यानी एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई में एफडीआई की अनुमति, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंतरिक्ष क्षेत्र में। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अंतरिक्ष क्षेत्र को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सरकार ने यह फैसला लिया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला कब लिया है? 21 फरवरी 2024 की बैठक में। 21 फरवरी 2024 की बैठक में, किसकी? मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब अंतरिक्ष क्षेत्र को 3 भागों में बांट करके निर्णय लिया गया है, ठीक है। एक उपग्रह निर्माण है, दूसरा है लॉन्चिंग व्हीकल, पढ़ा है ना? उपग्रह क्या हो गया? सवारी, गाड़ी क्या हो गया? लॉन्चिंग व्हीकल। तो उपग्रह के क्षेत्र में कितना है? उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में 74%। सैटेलाइट उपग्रह विनिर्माण और उपग्रह जो डेटा देता है वगैरह वगैरह, उस पर 74%। ऑटोमेटिक एफडीआई की अनुमति है, सरकार अरंगा नहीं लिखा है। उसके बाद लॉन्चिंग व्हीकल, यानी क्या बताए थे? लॉन्चिंग गाड़ी, प्रक्षेपण यान जो उपग्रह को ले जाता है, प्रक्षेपण यान, और लॉन्चिंग पैड जिसको स्पेस पोर्ट भी कहते हैं, में कितना है? ऑटोमेटिक रूट से 49%, ठीक है। और सैटेलाइट के पार्ट्स, कल पुर्जे, इसमें 100%। पार्ट्स, कल पुर्जे जिसको कहते हैं, इसमें 100%। क्लियर है? यानी इससे क्या होगा? विदेशी निवेश। अब इसका मतलब यह हुआ कि 74% से अधिक अगर करना है तब सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 74% तक सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या होगा? विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी तो क्या होगा? अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कारोबार क्या होगा? बढ़ेगा। और ये सब होगा तो हमारे यहाँ रोजगार नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और विभिन्न संचार सुविधाएं बढ़ेगी। अंतरिक्ष आधारित जो सुविधाएं हैं, दूर संचार, दूरदर्शन, मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है, वो और भी बेटर होगी। ये तीसरा इंफॉर्मेशन था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पहली बार ऐसा हुआ है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक अप्रूवल की घोषणा की गई है। क्लियर है? आगे चलिए। ये स्पेस चैप्टर में भी काम आएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं साइंस टेक में। उसके बाद है एक सिंपल सा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज कितना 8.25% कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर, ठीक है। ये वृद्धि की संतुष्टि कौन करता है? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये संतुष्टित की जाती है, ठीक है। और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का केंद्रीय बोर्ड न्यास, सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा ये संस्तुति की दी जाती है। उस आधार पर सरकार फैसला लेती है। अभी कितना ईपीएफ डिपॉजिट पर जमाओं पर कितना 8.5%, ठीक है, ब्याज 2023-24 के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए। क्लियर है? पांचवा इंफॉर्मेशन, चलिए 8.25% है। चलिए 8.25%, आप लोग बोलते भी नहीं है, जब लिख देते हैं तब बोलते हैं, ठीक है। पांचवा इंफॉर्मेशन ट्राई जानते ही है, टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी संस्था है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने एक ये डाटा जारी किया है। ट्राई की रिपोर्ट में
बताया गया है कि दिसंबर 2023 में क्या स्थिति थी टेली डेंसिटी। टेली डेंसिटी क्या है? प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या। टेली डेंसिटी क्या हुआ? प्रति 100 व्यक्ति पर ट्राई ने क्या जारी किया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या जारी किया है दिसंबर 23 में? टेली डेंसिटी। टेली डेंसिटी क्या हुआ? प्रति 100 व्यक्तियों पर क्या क्या टेलीफोन कनेक्शन कितना है? कनेक्शनों की संख्या। ये याद रहेगा ना। अब क्या है इसमें देखिए, पूरे संपूर्ण भारत के संदर्भ में देखिए, पेज 23 पर देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज 23 में देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है, संपूर्ण भारत में टेली डेंसिटी क्या है दिसंबर 2023 में? संपूर्ण भारत में 85.23, यानी 100 व्यक्ति पर कितना? इतना है। ठीक है। और आप बिहार का देख लीजिए, बिहार का कितना है? 56.42, जोर से बोलो ना, 43, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है उससे काफी कम है। अब यूपीपीएससी दे रहे हैं तो यूपी का देख लीजिए, जेपीएससी दे रहे हैं तो जेपी का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए। सबसे अधिक कहाँ की है? सबसे अधिक टेली डेंसिटी कहाँ है? दिल्ली में। कितना है? 278। दिल्ली में कितना है? 278। जाहिर है वो राजधानी है, वहां तो रहेगी। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? बिहार। अरे क्लियर है, बिहार हो गया ना। पीटी फैक्ट, सबसे कम टेली डेंसिटी बिहार में दिखाया गया है, जो सूचना दी गई है उसके अनुसार। क्लियर है। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको और उतना नहीं जाना है, ये केवल ये लेकिन देख लीजिए, मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी कितनी है? ये पेज नंबर 23 में ही दाहिना राइट में है। रिलायंस का कितना है? 39.69, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताइए भारतीय एयरटेल का कितना है? 32.95, वोडाफोन आइडिया 19.25, बीएसएनएल 7.94, एमटीएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशन 0.002, यानी सरकारी क्षेत्र की भागीदारी कितनी, बाजार हिस्सेदारी कितनी है? 0.17। हाँ, एमटीएनएल सरकारी। ये इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिएगा। क्या मोबाइल फोन सेवाओं में 8.1। मोबाइल फोन सेवा बाजार में सबसे ऊपर कौन है? मोबाइल फोन सेवा बाजार में भागीदारी रिलायंस। और इधर देखो, बात मत करो अपने में, रिलायंस जियो की कितनी है? 6.9। उसके बाद कौन है? भारतीय एयरटेल कितना है? 32.95। उसके बाद वोडाफोन आइडिया कितना है इसका? 19.25। ठीक है। बीएसएनएल यानी सरकारी क्षेत्र बीएसएनएल 7.994, और एमटीएनएल ये भी सरकारी क्षेत्र का है 17। टोटल कितना हो गया? ये सरकारी चाहिए, याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी हो गई है? 8.11। जबकि दूरसंचार में एक छत्र राज्य था, किसका? गवर्नमेंट का था ना, किसका? यही दोनों का ना। ये एनालिटिकल पहलू हो गया, यानी दूरसंचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र पूरी तरह हावी हो चुका है, और निजी क्षेत्र में भी अग्रणी कौन है? रिलायंस। उसके बाद एयरटेल। उसके बाद ये आपको किसी भी तरह पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट में। क्लियर है। चलिए आगे। इसके बाद आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पेज 32 पर है। इसके बाद राज्य समाचार है और राज्यों का बजट दिया हुआ है। तो बजट हम पढ़ा चुके हैं, डेटा यहाँ से उठा के आप वहां पर अपना फिट कर लीजिएगा। पेज नंबर 32 पर क्या दिया हुआ है देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी। अच्छा एक चीज और, तो ये आपको हो गया लगभग कितना निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी होगी? 91% हो गया लगभग, प्लस हो गया ना। इसका कितना रह गया? 8.1%। ये डेटा याद रखिएगा। कह सकते हैं आप कहीं भी कि 90% भागीदारी निजी क्षेत्र की हो चुकी है। ठीक, तो इसमें 32वां पेज पर मात्र एक चीज दिया हुआ है, पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी। ये किस्त जारी होती रहती है, ठीक है। खाली इसका कंसेप्ट देख लीजिए। ये कब शुरू हुआ? दिसंबर 2018 में शुरू किया गया। कितना दिया जाता है? 4 महीने पर 2000 रुपया, यानी सालाना कितना?
6,000। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए। 2023-24 के अंत तक कुल 16 किस्तों में पात्र किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी है कितनी, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि, और 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में जमा किया जा चुका है। समझ में आई बात, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल दिया हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई किस्त अभी तक दिया गया, 16 किस्त दिया जा चुका। कितना दिया गया, पूरा 3 लाख करोड़ से अधिक। कहीं लिखने के लिए मेंस में या पीटी में भी। और कितना ये हुआ, ये बैंक खाता कितना, 11 करोड़ से अधिक बैंक किसानों के बैंक खाते प्लस बैंक खातों अंतरित किया गया। कब जारी हुआ, कब शुरू हुआ था ये, 2018 में। और किसको दिया जाता है, जिनके नाम से जमीन है उसी को दिया जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया दिया हुआ है, किसको किसको दिया जाता है, कृषि भूमि जिनके नाम है वही किसान सम्मान निधि के हकदार हैं, और सेवानिवृत्त होकर कोई सरकारी कर्मचारी किसानी कर रहा है तो उनको नहीं मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसान बनते हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। संवैधानिक पद पर कोई रह चुके हैं वो किसान बनते हैं, उनको नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये था आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसके बाद हम लोग चलते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान में पे। ठीक है, नियुक्ति, मृत्यु, पुस्तक, डेट्स, पुरस्कार, ठीक है, सबको संक्षेप में समेटेंगे, खेल कूद वगैरह वगैरह। ओके, चलिए अब प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024 पेज नंबर 33 से शुरू करते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान। नवीनतम सामान्य ज्ञान में दर्पण सबसे पहले कोई एक आध शब्द संक्षेप के बारे में देता है। ठीक है, और ये शब्द संक्षेप में दिया है यूपीआई के बारे में। यूपीआई क्या है बताइए आप लोग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये है क्या, पूछा जाए क्या है ये, जानते हैं सभी लोग आप लोग क्या, मोबाइल फोन पर एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। क्या, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। और ये क्या है, इसमें एक दूसरे को लोग धन या पैसे ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण एक दूसरे को 24 आवर कभी भी कर सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं। इसने क्या किया है, यूपीआई ने क्या है, ट्रांजैक्शन को क्या है, सरल बना दिया है, और क्या है, नकद रहित बना दिया है। परिणामतः क्या हुआ, कारोबार बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए शब्द संक्षेप था। उसके बाद नियुक्ति पर है। नियुक्ति में कौन कौन इंपॉर्टेंट है देखिए, नियुक्ति में बहुत नियुक्तियां दी रहती है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जैसे इसमें IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चीफ कौन बने हैं, संजय कुमार जैन। के चेयरमैन बने हैं संजय कुमार जैन। ठीक है, उसके बाद BBC चर्चित न्यूज चैनल है, जानते हैं। इसके नए चेयरमैन बने हैं जो भारतीय मूल के हैं, कौन है, समीर शाह। क्या बने हैं ये, चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में दिया हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और पुरस्कार पे चलते हैं। पुरस्कार में बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, 2 महान हस्तियों को दिया गया। एक है स्वामी राम भद्राचार्य और दूसरे हैं गीतकार गुलजार, अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग पुरस्कार पर। प्रतियोगिता दर्पण में पेज 34 से, अप्रैल 2024 प्रतियोगिता दर्पण पेज 34 से पुरस्कारों के बारे में दिया गया है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो पहला इंफॉर्मेशन है वो ज्ञानपीठ अवार्ड से है। वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड किससे है, ज्ञानपीठ अवार्ड से। ज्ञानपीठ अवार्ड समझते हैं, साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र के मूर्धन्य बड़े विद्वानों को जिनकी रचनात्मक उपलब्धि काफी प्रसिद्ध रही है, काफी उल्लेखनीय रही है, माइलस्टोन की तरह रही है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में कॉमन जो जानकारी है वो हम लोग ले लें। इसमें
ये कितने भाषाओं में दिया जाता है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं में दी जाती है? एक बार मात्र 2018 में अंग्रेजी में दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या क्या दिया जाता है? क्या क्या दिया जाता है पुरस्कार में? वाग देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख। वाग देवी की प्रतिमा मतलब समझे? सरस्वती वाग देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, कभी कभी ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और अभी राशि है कितना? 11 लाख। ये बढ़ाई भी जा सकती है, ये दिया जाता है। क्लियर है? पहले 1982 तक लेखक के किसी एक कृति के लिए दिया जाता था, अब संपूर्ण उपलब्धि के लिए, समग्र योगदान के लिए ये दिया जाता है। समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र का ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार, समग्र योगदान के लिए। सबसे पहली बार किनको दिया गया? किनको दिया गया? जी शंकर कुरूप। किस भाषा के? मलयालम। वर्ष 2023 के लिए किनको दिया गया है? वर्ष 2023 स्वामी रामभद्राचार्य, इनको जगत गुरु भी कहा जाता है, रामानंद संप्रदाय के संत हैं। रामानंद संप्रदाय समझ है ना? राम भक्त संप्रदाय है, रामभद्राचार्य। और गीतकार कौन? गुलजार। इनका ओरिजिनल नाम क्या है गुलजार का? संपूर्ण सिंह कालरा। अब इन दो व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें हम लोग, जो विस्तार से उसमें दिया हुआ है। कौन कौन है? स्वामी रामभद्राचार्य। इनकी उपलब्धि क्या रही है? किस भाषा के लिए दिया गया इनको? संस्कृत के लिए। उपलब्धि क्या रही है? 100 से अधिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, और टीका भी, जैसे रामचरितमानस पर भी और महापुराणों पर भी टीका इन्होंने किया है। किस संप्रदाय के संत हैं? हाँ? रामानंद संप्रदाय के। और इनको जगत गुरु भी कहा जाता है, इनकी विद्वत्ता को देखते हुए। सबसे बड़े ये नेत्रहीन है, फिर भी बहुत बड़े रचनाकार हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इन्हें इससे पहले पद्म विभूषण 2015 में दिया गया। 2015 में पद्म विभूषण दिया गया। दूसरा है जिनको दिया गया, कौन? गुलजार, गीतकार गुलजार। इनको किस चीज के लिए दिया गया? हाँ, उर्दू भाषा के लिए। और ओरिजिनल नाम क्या है इनका? संपूर्ण सिंह कालरा। और इनकी शायरी, इनकी बातें काफी प्रसिद्ध है, काफी विख्यात है। ठीक है। उमर जाया कर दी औरों के नुक्स निकालते निकालते, लोगों ने उमर जाया कर दी औरों के नुक्स निकालते निकालते, अगर इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ता बन जाते। इसका मतलब समझे? उमर गुजार दी औरों के नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशते तो फरिश्ता बन जाते। अभी तक नहीं समझ पाएगा? समझ पाएगा? ये गुलजार की है। ठीक है, बहुत बड़े रचनाकार है गुलजार। ठीक है। दोस्तों से मुलाकात नहीं होती, इसलिए मैंने मुकदमा कर दिया दोस्तों पर, कम से कम तारीख पर भेंट तो होगी। नहीं समझे? कम से कम तारीख पर भेंट तो होगी। गुलजार बहुत बड़े रचनाकार रहे, और इनकी उपलब्धि बहुत है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2004 में इन्हें मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला? 2004 में। और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण, स्लम डॉग मिलियनेयर में एक गीत थी जय हो, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। और इसी गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी। सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार। गीत कौन है भाई? जय हो। कौन फिल्म का? जय हो फिल्म है। स्लम डॉग मिलियनेयर, स्लम डॉग मिलियनेयर, इनका ही ये है लाइन जो हम बताते हैं कि बचपन में मदारी को खुदा समझता था, जब देखता था बंदर को मदारी को नचाते हुए। मदारी बंदर को नचाता था, और बच्चे लोग बंदर से डरते हैं, तो लगता है मदारी में बहुत ताकत होती है, बच्चा थे तब। अब देखता हूँ तो खुदा मदारी लगता है, जब देखता हूँ तमाशे उनके अनेक सारे। नहीं लगता है सारा कुछ कौन कर रहा है? ऊपर वाला कर रहा है, अपने हाथ में कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का लाइन है क्या? एक और बताया था मैंने, हम उन्हीं की गिनती करते हैं जो हमें मिलते नहीं, और जो मिलते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। नहीं समझे?
मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। जो खो जाए उसका याद रखते हैं, लेकिन जो मिल गया उसको कुछ नहीं समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पुरस्कार के बाद कुछ नियुक्तियों के बारे में दिया गया है। जैसे विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष बने आलोक कुमार, VHP भी कह सकते हैं इसको। विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आलोक कुमार। उसके बाद लोकपाल, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, आप लोग जानते होंगे। लोकपाल के लिए आंदोलन चला था, ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। लोकपाल संस्था का गठन भी हुआ और पहले अध्यक्ष बने थे पिनाकी चंद्र घोष, और इन्होंने अपना कार्यकाल 2022 में ही पूरा कर लिया था। 2022 से अब तक इनका जो ये पद था वो क्या था? प्रभारहीन था, कोई भी नहीं थे, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष थे। नए जो बने हैं कौन? अजय मानिक राव खान विलकर, नए अध्यक्ष अजय मानिक राव खान विलकर। याद रखिएगा, नाम बहुत बड़ा है इसलिए हो सकता है इसको संक्षेप में AM खान विलकर भी कहा जाता है इनको, ठीक है, नाम बड़ा है इसलिए कंफ्यूज किया जा सकता है PT में, ठीक। उसके बाद निधन में केवल सुन लीजिए सब। फली एस नरीमन, बहुत बड़े कानूनविद थे, बहुत बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मृत्यु हुई। एक इसमें जो निधन हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण हस्ती है एलेक्सी नवलनी, इनका नाम याद रखिएगा, एलेक्सी नवलनी। ये इसलिए इनका भी निधन हुआ है। निधन कहाँ के थे? ये रूस के थे, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पुतिन अभी जो राष्ट्रपति बने हैं फिर से, है ना, उनके विरोधी थे। पुतिन विरोधी थे, मानते थे कि पुतिन जो है वो क्या करते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और इनका मानना था कि चुनाव जो वहां पर होता है रशिया में वो क्या होता है, फर्जी होता है। तो इनका निधन हो गया संदेहास्पद परिस्थिति में, और इनके निधन का आरोप व्लादिमीर पुतिन पर ही लगाया जाता है। वहाँ जो लोकतंत्र समर्थक है रूस के, उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं इनके निधन में उनका हाथ हो, ठीक है। उसके बाद आइए उषा किरण खान, ये बिहार से रही है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ठीक है। एक है जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, इनका भी निधन हो गया। पेयसर इसको, ये क्या जैन मुनि रहे हैं, ये दिगंबर संप्रदाय के, जैन में है ना, दिगंबर संप्रदाय के रहे। और महत्वपूर्ण क्या है, संथारा या संलेखन के द्वारा इन्होंने अपने देह का त्याग किया, समझे। जैन मुनि, दिगंबर संप्रदाय के जैन मुनि होते हैं, जब इन्हें लगता है कि अब शरीर जो है त्याग देना चाहिए तो स्वेच्छा से अन्न और जल का त्याग कर देते हैं, ठीक है, और शरीर का त्याग करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा गया? संलेखन या संथारा। तो जब जब कोई जैन मुनि ऐसा करते हैं तो ये संलेखन या संथारा चर्चा में आ जाता है। ये आत्महत्या की तरह लगता है, नहीं समझे, लेकिन ये धार्मिक बातें हैं। चलिए, एक थे अमीन सयानी, अपने समय के बहुत ही चर्चित अमीन सयानी। इनका बिनाका गीत माला बड़ी पॉपुलर हुआ था, हम लोग भी बचपन में सुनते थे। 40 साल तक बिनाका गीत माला रेडियो पर, इनका आवाज बहुत शानदार था इनका, ठीक है। उसके बाद एक मृत्यु हुई है मनोहर जोशी की, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। मनोहर जोशी जो पहले लोकसभा नहीं, मतलब लोकसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद पंकज उधास, इनका तो सभी लोग जानते होंगे, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बे वतनों को याद, ना कजरे की धार ना सोने के श्रृंगार, और चांदी जैसा रंग है तेरा, ये बहुत तो फेमस गाना इनका है। उसके बाद पुस्तकों पर दिया गया है, पुस्तक में 14 डेज मार्गरेट एटवुड का लिखा हुआ है। चेतन भगत जो बहुत प्रसिद्ध ये राइटर रहे हैं, उनकी रचना क्या है? 11 रूल्स फॉर लाइफ। 11 रूल्स, पुस्तक में 11 रूल्स फॉर लाइफ। रचनाकार कौन है? चेतन भगत, काफी चर्चित लेखक है, राइटर है। और रघुराम राजन का नाम तो सुने हुए आप लोग, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, रघुराम जी राजन एवं रोहित लांबा ने लिखा है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज फ्यूचर।
उसका डेट के बारे में, हर एक महीने डेट के बारे में दिया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वैलेंटाइन डे, ये सब रख लीजिएगा आप लोग। 4 फरवरी श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। 10 फरवरी डिवर्मिंग डे। 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। 20 फरवरी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्यों, तो वो दिया गया है रमन प्रभाव, जिसके लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन जो भारतीय थे उनको नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया। रमन प्रभाव की खोज उन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ। आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, ये एक्चुअली जनजातीय महोत्सव है। उसके बाद ये वायुसेना का युद्धाभ्यास के बारे में दिया है। मिलन 24 पेज नंबर 38 पर देखिए, मिलन 24 किसके किसके बीच युद्धाभ्यास है? ये नौसेना का है, भारतीय नौसेना का। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित 50 देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल थी। ये सबसे बड़ा नौसैनिक संयुक्त अभ्यास है मिलन 2024, याद रखिएगा। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। कब से कब तक? 19 से 27 फरवरी 2024 तक। धर्म गार्जियन भारत और जापान। ठीक है, अब 5 महान हस्तियों को भारत रत्न मिला। ये सभी की पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चरण चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे भारत के, पीवी नरसिम्हा राव ये भी प्रधानमंत्री रहे भारत के, एम.एस. स्वामीनाथन बहुत हरित क्रांति के जनक, रेवेन मैग्सेसे पुरस्कार भी नहीं मिला, विश्व खाद्य पुरस्कार भी नहीं मिला। और ठीक है, तो ये 3 व्यक्तियों को, और 2 व्यक्ति कौन थे जिनका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है? कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, जो आप पिछले दर्पण में पढ़ चुके थे। एक इंपॉर्टेंट है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। और एक इंपॉर्टेंट, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन? पहले भारतीय अनिल कुंबले, और दूसरे रविंद्र चंद्र अश्विन। और चाहे तो आप खेल में देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना ही रखते हैं। आप फिर अगले बार मई प्रतियोगिता दर्पण लेके हाजिर होंगे हम।